नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार गुप्ता और हम नगर पालिका अधिनियम पढ़ रहे हैं। हमने अध्याय 12 की शुरुआत कर ली थी जिसका नाम था नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और जो पिछली क्लास थी उसका रिवीजन भी आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्लास को। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था धारा 200, इससे शुरुआत की थी और 212 तक हमने कवर किया था। आज हम धारा 220 तक कवर करेंगे डिवीज़न के साथ। ठीक है, धारा 200 जिसमें नालियों आदि पर नगरपालिका के नियंत्रण की बात बताई थी मैंने, जिसमें ये बताया था कि नगरपालिका क्षेत्र है उसमें अगर कोई भी शौचालय है, नालियाँ हैं, कोई भी आधुनिक शौचालय जो फ्लश युक्त होते हैं वो है, कोई नलकूप है, उनका नगरपालिका सर्वेक्षण करवा सकती है और उसके कंट्रोल में रहेगी, नगरपालिका के कंट्रोल में रहती है पूर्णतः। इनके ऊपर ढकने की व्यवस्था, मतलब इनके ऊपर जो ढक्कन लगेंगे या फिर जो नालियाँ हैं वो कवर्ड होनी चाहिए, उनका ध्यान कौन रखे। अगर सार्वजनिक नाली है तो नगरपालिका स्वयं ये सारा कार्य करती है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल नाली है, निजी नाली है, प्राइवेट नाली है, तो उस कंडीशन में अगर ढकी है तो नो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ढकी नहीं है तो नगरपालिका आपको क्या कर देगी, नोटिस देती है, क्योंकि आपको वो कवर करके रखनी होती है। ठीक है, ये था हमारा धारा 201 था जिसमें नालियों के बनाने की शक्तियाँ, कि नालियाँ कैसे बनाई जाएगी। तो नगरपालिका क्या करती है, कोई भी स्वामी या अधिभोगी है अगर उसको लिखित नोटिस देती है, उसके पश्चात किसी भी भूमि से नालियाँ, नलकूप, सुरंग, पुलिया आदि बना सकती है। मतलब सिंपल ये है कि अगर नगरपालिका को आपकी ज़मीन में से नाली निकालनी है या नलकूप बनाना है तो उसके लिए क्या करती है नगरपालिका आपको एक नोटिस देती है कि भाई हम इसके लिए आपकी भूमि का उपयोग करेंगे। उसके बदले क्या देती है नगरपालिका, धारा 295 के तहत उस बंदे को उस ज़मीन के लिए क्या दिया जाता है, मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके तहत वो नई नालियाँ बना सकती है, जो वहाँ पर मौजूद पुरानी नालियाँ हैं उनकी मरम्मत करवा सकती है, और जो मौजूद नालियाँ हैं उनकी जाँच भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस का ध्यान रखा जाता है 201 में। तो सिंपल है 201। बात करते हैं धारा नंबर 202, भवन से प्रभावी जल निकास। तो अगर आपने कोई भी भवन बनाया है या उसका पुनर्निर्माण किया है और उसका उपयोग करने हो, उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी पानी है वो समुचित रूप से सही तरीके से घर से बाहर पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको एक प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था करनी होती है, भवन से नालियों का निर्माण करना होता है इसके तहत। इसके अलावा भवन की जो नाली है उसे नगरपालिका की नाली में आपको उत्सारण करना होता है, उसमें डालना होता है। मतलब जो आपने भवन की नालियाँ बनाई उसका कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, नगरपालिका की नालियों के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और ये जो नाली है आपकी घर की नाली और नगरपालिका की नाली की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी हो सकती है, 50 फीट हो सकती है। कितनी हो सकती है, 50 फीट हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा पड़ रही है वो दूरी, भाई आपकी नाली, घर की नाली और नगरपालिका नाली के बीच में जो डिस्टेंस है अगर 50 फीट से ज़्यादा है तो आपको एक सहूलियत दी जाती है कि नगरपालिका ने जो जगह निर्देशित की हुई है, जगह बताई हुई है, उस जगह पर आप क्या कर सकते हो, एक नलकूप बना सकते हो और नलकूप के अंदर वो पानी आप डाल सकते हो, जिसे अपन नलकूप को अपन इंग्लिश में बोलना चाहे तो पिट होल बोलते हैं, या अपन गड्ढा बोल देते हैं। गड्ढा खुदवा के उसको आराम से कवर करके रख देते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मतलब अगर आप अपनी नाली नगरपालिका नाली में नहीं डालते हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 2000 से 5000 का जुर्माना लगाया जाता है। तो ये जुर्माने अपन को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कितना है, 2000 से 5000। किस पर, अगर आप आपकी नाली को नगरपालिका नाली में उच्चारित नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आपके शौचालय, रसोई, बाथरूम के जो अपशिष्ट जल है उसके लिए आपको क्या लेना होता है, एक सीवरेज कनेक्शन नगरपालिका से प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 202। फिर आते हैं हम धारा नंबर 203। इसमें क्या है, भवनों भूमियों के स्वामियों अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण गिराने का अधिकार। यानी अगर कोई भी जैसे किसी की भूमि है या भवन है वो उसका उपयोग कर रहा है तो उसे अगर नगरपालिका नाली के अंदर डालना है तो उससे पहले उसको एक लिखित परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपको एक नगरपालिका की लिखित परमिशन होगी तभी आप अपना पानी नगरपालिका की नाली के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है 204। ये क्या कहता है, भवन में मल की नाली और वर्षा जल की नाली अलग अलग होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर प्रत्येक नगरपालिका की प्रत्येक नाली में भी डाला जाएगा जो भी पानी है, भाई मल की नाली है वो अलग रहेगी और आपके जो नॉर्मल पानी वाली नाली है वो अलग रखी जाएगी। नगरपालिका द्वारा जल निकास हेतु निर्धारित स्थान में उत्सारण किया जाएगा। मान लो नाली से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हो आप, तो आप नगरपालिका ने जहाँ बता रखा है ना वो वहाँ जाकर वो पानी आपको डालना होता है। ठीक है, फिर आते हैं धारा नंबर 205 पर। ये क्या है, अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार की बात की जा रही है। तो भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी नगरपालिका को साबित कर देता है कि भाई साहब हमारे घर से नाली में नगरपालिका से कनेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लो ये वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, भाई उसका घर है और चारों तरफ से घिरा हुआ है किसी न किसी चीज़ से,
और वो डायरेक्टली नगर पालिका की नाली से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, तो उसके आगे जो भी मकान है उसमें से क्रॉस करेगा नगर पालिका नाली तक पहुंचने के लिए, तो वो क्या करें, नगर पालिका नाली से कनेक्ट नहीं हो सकता या स्वयं की भूमि या भवन से नाली ले जाना संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में नगर पालिका भवन भूमि के स्वामी अधिभोगी को क्या देती है, लिखित नोटिस देती है कि भाई साहब किसी अन्य व्यक्ति या पड़ोसी की भूमि या भवन के समीप से या उसके नीचे जो नाली बनी हुई है या जो पहले से नाली बनी हुई है उसी नाली में अपना प्रयोग, जैसे सिंपल है भाई आपको अपने घर से निकालनी है, आपके पड़ोसी के घर में से निकालनी है, तो उसकी नाली उसमें कनेक्ट करके आगे पानी डाल दो आप, या अगर वो खाली प्लॉट है तो खाली प्लॉट में से पार निकाल दो आप, ये कर सकते हो, या फिर इसकी साइड में से इसके पास समीप में से निकाल सकते हो, ऐसा कुछ किया जा सकता है ना। तो ये काम करने के लिए परमिशन दे देती है, और जो भी ये काम करना है आपको सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करना होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या क्या कि अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये साबित करना होता है नगर पालिका को, पहली बात तो। फिर आप जो पड़ोसी है उसको ऑर्डर देती थी नगर पालिका, और उसके बाद वो उसमें से ले जाने की परमिशन मिल जाती है, परमिशन के बाद ये काम किया जा सकता है। फिर आता है 206, जब ये वाला काम करेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक तो कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना है, ठीक है। कार्य में अगर कोई टूट फूट होती है तो उसकी तुरंत मरम्मत करनी है, और जो नाली अगर आप कोई टूट फूट होती है तो उसके बदले पड़ोसी है उसको मुआवजा भी दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है 207, इसमें क्या है, जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाती है उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण से संबंध में स्वामी का अधिकार। अब ये क्या होता है, मान लो पड़ोसी के वहाँ से नाली तो ले गए आप, लेकिन पड़ोसी को घर बनाना है अब, तो वो कैसे बनाएगा, तो नगर पालिका को उसके क्या करना होता है, जो स्वामी है जो पड़ोसी है उसको नगर पालिका को लिख के देना पड़ता है कि मैं अपना मकान बनाना चाहता हूँ और इस नाली की वजह से मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ पहले, ठीक है। परमिशन तो दे देती है नगर पालिका, लेकिन किस कंडीशन में देती है कि आप जो भी काम आपका भवन बना रहे हो तो उसमें यह ध्यान रखना कि नाली की टूट फूट नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप नीचे से नहीं ले जा सकते, साइड में आप ऑप्शन दे रहे हो, तो जैसे मान लो पहले तो इसमें बीच में से जा रही थी नाली, खाली प्लॉट था, और अब ये वाला ऑप्शन मिल रहा है तो आप इस नाली को यहाँ पर शिफ्ट करवा सकते हो और फिर अपना मकान बनवा लो, या फिर अगर आप इसके नीचे रखना चाहते हो तो मकान ऐसे बनाओ कि नाली ख़राब ना हो, दबे नहीं, टूट फूट ना हो इसमें, ठीक है। तो इस बात का नगर पालिका ध्यान रखती है। फिर आता है 208, ये क्या है, शौचालय आदि की व्यवस्था करना। तो नगर पालिका क्या करेगी, एक तो इम्पोर्टेंट है, अगर किसी संस्था के अंदर 20 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं, 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पर जो प्रबंधक होगा, जो मैनेजमेंट होगा, उसकी क्या जिम्मेदारी रहती है कि उसे एक तो मूत्रालय टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी, शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर करनी होती है, और उसको मेंटेनेंस करने का भी ध्यान रखना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस कंडीशन पे उसे 1 महीने से 2 महीने की जेल और 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। याद रखना है कितना जुर्माना है, 2000 से 5000, जेल कितनी है, 1 से 2 माह की जेल होती है। इसके अलावा जो शौचालय का जो भी मल होता है उसका उत्सारण नगर पालिका की नाली में या प्राइवेट नाली में नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भवन भूमि पर अगर नगर पालिका को लगता है कि भाई अपने को यहाँ पे इस भवन में, इस भूमि पर शौचालय बनाने की ज़रूरत है, तो नगर पालिका वो काम कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो सामान्य शौचालय, उन्हें फ्लश शौचालय है, उनके अंदर कन्वर्ट भी कर सकती है नगर पालिका। तो मेनली ये वाला याद रखना, इधर ये 20 कर्मचारी वाला मेनली क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सिंपल है भाई, 20 अधिक से अधिक कर्मचारी है तो जो मैनेजमेंट है उसको टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था करनी होती है, उनको मेंटेन करने का ध्यान रखना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो 1 से 2 महीने की उसे सज़ा मिल जाती है और 2000 से 5000 का उसे जुर्माना देना पड़ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं धारा नंबर 209 पर, कारखानों, विद्यालयों या सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय या मूत्रालय का निर्माण करना। तो क्या होगा, तो नगर पालिका सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी करेगी और उनको मेंटेन करने का नोटिस निकालती है सबसे पहले। फिर उनको नोटिस तो निकाल दिया, फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करता है, तो महिलाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था करने के लिए निर्देश देता है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय की स्वच्छता के लिए निर्देश देता है। इसके अलावा जो संस्था प्रधान है उनको भी ऑर्डर देता है, और वो ऑर्डर मानना कंपलसरी होता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर 10,000 से 20,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसमें मेनली क्या बात है, देखो अगर बात हो रही है कारखानों की, अगर बात हो रही है विद्यालयों की, या बात हो रही है सार्वजनिक शौचालय, तो सार्वजनिक स्थानों पर तो सिंपल है भाई, पब्लिक का काम है, पब्लिक काम है तो कौन बनाएगी, नगर पालिका खुद बनाती है, खुद उनका ध्यान रखती है, बात खत्म। लेकिन अगर बात आ रही है विद्यालयों की, कारखानों की, तो उस कंडीशन में बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद चेक कौन करता रहेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। क्या ध्यान रखेगा भाई, कारखानों विद्यालय में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, जो सार्वजनिक वाले बना तो देता है नगर पालिका, लेकिन उनकी स्वच्छता का ध्यान रखने का काम किसका होता है, सीएमओ साहब का रहता है। इसके अलावा कारखानों या विद्यालयों के जो संस्था प्रबंधक है, जो मैनेजमेंट है, उनको टाइम पे ऑर्डर मिलते रहते हैं, निर्देश मिलते रहते हैं, भाई आपको ये वाला काम करना है, ये वाला काम करवाना है। अगर वो ऐसा नहीं करते, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके ऊपर 10,000 से 20,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। तो जुर्माना हमें याद रखना है अच्छे से। फिर आते हैं हम धारा नंबर 210 पर। ये क्या है, शौचालय आदि में परिवर्तन
परिवर्तन, मरम्मत, ठीक दशा में रखने का जो खर्चा होता है वो कौन देगा? अगर नाली नगर पालिका ने खुद नहीं बनाई है, नगर पालिका खर्च से नाली बनी है, तो इनको मेंटेन करने का जो भी खर्चा है वो नगर पालिका खुद भुगतेगी। भाई मैंने ज़मीन में, अपने ज़मीन पे जैसे नगर पालिका ने सार्वजनिक शौचालय बनाया तो उसको मेंटेन करने का काम भी नगर पालिका का ही है। लेकिन अगर मैंने अपने घर पे शौचालय बनाया तो उसको मेंटेन करने का काम मेरा होगा, भूमि स्वामी का, जिसकी ज़मीन पर वो बना हुआ है, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा उसका। ठीक है, सिंपल है। शौचालय मलकूप, अगर आपका प्राइवेट वाला मामला है, आपने खुद ने बनाया लेकिन आप उसका ध्यान नहीं रख रहे, उसकी वजह से न्यूसेंस पैदा हो रहा है, साफ सफाई नहीं रख रहे हो, समुचित प्रबंधन नहीं कर रहे हो, तो नगर पालिका क्या करेगी? आपको एक तो आदेश देगी स्वामी को और उसको तोड़ने के लिए बोलेगी तोड़ दो इसको, नहीं तो हम तोड़ देंगे, ये साफ सफाई कर लो इसकी तुरंत। फिर आता है धारा नंबर 211, विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। अगर नगर पालिका को पता चलता है कि आपकी प्राइवेट नाली है और उसमें जो मल वहन पद्धति है उसका आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है, गलत तरीके से आपने यूज़ किया है, ना तो आपने गड्ढा मलकूप में डाले डायरेक्ट बहा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो प्रोसेस में है, जो प्रोसीजर है उसका प्रॉपर फॉलो नहीं किया है आपने, तो उस कंडीशन में आपकी नाली को बंद कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। आ जाता है धारा नंबर 212। ये क्या कहता है? अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति। तो ये क्या है? अगर आपने गलत तरीके से बिना नगर पालिका की परमिशन के, या आपने स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहा है, या प्रबंधन नहीं कर रहे सही ढंग से, या प्रॉपर पद्धतियों का पालन नहीं किया, तो उस कंडीशन में नगर पालिका की या तो आपके अनुमति के बिना बनाया है या आदेशों, निर्देशों, नियमों के प्रतिकूल बनाया है, तो उस कंडीशन में उसे अप्राधिकृत नाली घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और फिर नगर पालिका लिखित नोटिस के द्वारा आपकी नाली, मलकूप या शौचालय को नष्ट कर सकती है, संशोधित कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। और अप्राधिकृत नाली बनाने के ऊपर आपको 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम आज से, यहाँ तक तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, आज हम इसी कंटिन्यू करते हैं आगे। अब धारा नंबर 213 की बात करते हैं। ये क्या है? तो नगर पालिका की नालियों आदि पर अतिक्रमण। ये क्या है? देखो, अगर नगर पालिका की अनुमति के बिना आपने कोई नाली का निर्माण कर लिया है, भाई आपने नगर पालिका से परमिशन नहीं ली और आपने नाली बना ली है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर जुर्माना लगेगा 1000 रुपये का। कितना लगेगा? 1000 रुपये का जुर्माना। अगर नगर पालिका नाली के ऊपर आपने भवन निर्माण कर लिया है तो नगर पालिका क्या करेगी? आप स्वामी को एक नोटिस लिख के देती है और नोटिस के बाद उस भवन को या जो संरचना बनाई है आपने उसको तोड़वा डालेगी 1 ही मिनट में। तो सिंपल क्या है? अगर आपने नगर पालिका नाली का अतिक्रमण किया है, आई समझ में, नगर पालिका नाली बनी हुई है, उसके ऊपर अपनी नाली बना दी, उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बना डाली आपने, तो एक तरह से अतिक्रमण हो गया। तो अतिक्रमण को क्या करेगी? तो उसके ऊपर पहले तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना लगा देगी अतिक्रमण के ऊपर ही। अतिक्रमण कैसे किया आपने नगर पालिका नाली का? फिर उसके अलावा आपको उसको तोड़ने के लिए बोलेगी, नगर पालिका लिखित नोटिस से स्वामी को देगी और उसके बाद उस भवन को, संरचना को तोड़ने के लिए आपको बोल देगी, आप तोड़ दो, अगर आप नहीं तोड़ोगे तो खुद तोड़वा देगी, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा होगा। फिर बात करते हैं धारा नंबर 214, नगर पालिका की नाली है उसका निरीक्षण की बात। तो निरीक्षण कौन करेगा? अगर कोई भी नाली है किसी भी तरह की, प्राइवेट हो, सार्वजनिक हो, कोई सी भी नाली हो, उसका निरीक्षण करने का काम किसका होगा? सीएमओ साहब का। सीएम है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा। कब से कब तक करेगा? दिन में, दिन में, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले पहले वो अपना कार्य करेगा, निरीक्षण का काम। ठीक है, कैसे करेगा? तो किसी भी भवन या भूमि पर इसके लिए खुदाई कर सकता है निरीक्षण के लिए। भाई कम से कम नुकसान हो ऐसी खुदाई करनी है, ऐसे नहीं कि आपने पूरा टॉयलेट ही तोड़ दिया है, पूरा शौचालय नष्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत तरीके से, सहूलियत से आपको खुदाई करनी है, जितनी ज़रूरत है उतना खोदना है, एक्स्ट्रा नहीं खोदना है। तो खुदाई करके निरीक्षण की जांच कर सकते हैं। भाई आपने जो पाइपलाइन बिछाई वो सही ढंग से बिछाई या नहीं है, कनेक्टेड है या नहीं है नगर पालिका से, वो सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर निरीक्षण में पाया सब सही पाया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खुदाई की गई ज़मीन को पुनः स्थिति में लाने का काम कौन करेगा? नगर पालिका करेगी। भाई नगर पालिका क्या करेगी? जैसे जैसे अब उसने खोदा था ना, वैसे के वैसे उसे पूरा वापस रिपेयर करके रखती है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है, पाया गया कि हाँ सही ढंग से इसने नहीं किया है, तो उस कंडीशन में जो भी खर्चा आएगा ना, तोड़ने फोड़ने का जो भी, इसके अलावा जो मजदूर लाए हैं नगर पालिका के द्वारा, जो गाड़ियाँ आई हैं, सबका खर्चा लिया जाएगा, साथ में 10% एक्स्ट्रा लिया जाएगा। जो खर्चा हुआ एक्चुअल वो तो है, जैसे 500 रुपया खर्चा हुआ गवर्नमेंट का, तो 500 रुपये तो आप दोगे ही दोगे, साथ में 10% और दोगे, यानी 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 550 रुपये आपके जेब से जुर्माना लगेगा। ठीक है, स्वामी से वसूला जाएगा ही।
तो क्या है 214 क्या कहता है, तो निरीक्षण की बात करता है। निरीक्षण कौन करेगा, सीएमओ साहब करते हैं। कब से कब तक करेंगे, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करेंगे। किसी भी भवन में कर सकते हैं, किसी भूमि पर कर सकते हैं, और इसके लिए खुदाई भी कर सकते हैं। खुदाई ऐसे करनी है कि कम से कम नुकसान हो। लेकिन अगर निरीक्षण में पाया जाता है कि कोई गड़बड़ नहीं थी तो उस कंडीशन में इसको पुनः स्थिति में लाएंगे, खुदाई जो भी की उसको बराबर करेंगे, समतल करेंगे, प्लस्तर करके जाएंगे, प्रॉपर काम करके कंप्लीट जाएगा, सारा खर्चा नगर पालिका का रहेगा। लेकिन अगर खुदाई की पता चला कुछ गड़बड़ है, निरीक्षण में पाया गया कि गड़बड़ की है भाई ने, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जो भी खर्चा वो तो देगा ही देगा, इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा उससे वसूल किया जाएगा, जिसे प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण प्रभार कहा जाता है। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 215 पर। यह क्या है, कतिपय संक्रमणों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं संपादित करने की नगर पालिका की शक्ति। जैसे कि प्राइवेट नाली है किसी की, तो अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद वो सारा काम करवाएगा। लेकिन अगर नगर पालिका को लगता है कि ये काम स्वामी से नहीं करवा के हमें खुद को करना चाहिए, तो नगर पालिका ऐसा काम खुद भी कर सकती है। यही लिखा है ना, देखो, कतिपय यानी कुछ संक्रमण यानी कार्य स्वामी से कराने के बजाय, उससे कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगर पालिका, यानी नगर पालिका वो सारे कार्य खुद करेगी। तो ये क्या है, तो नगर पालिका संक्रमण खुद भी कर सकती है, किसी एजेंसी को सौंप सकती है। भाई जैसे नगर पालिका खुद अकेला कितना काम करेगी, तो क्या किसी एजेंसी को सौंप देती है, भाई नालियों का सारा काम आप संभाल लो, तो किसी एजेंसी को भी अभिकरण का मतलब एजेंसी होता है, ठीक है, उसको सौंप सकती है। और जो भी खर्चा आएगा, कुल खर्च जो तो है ही, उसके अलावा 10% प्रशासनिक प्रभार वो किससे लिया जाएगा, स्वामी से लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये नगर पालिका निधि से भी लिया जा सकता है। अगर नगर पालिका ऑर्डर दे दे, भाई नगर पालिका ऑर्डर दे दे कि भाई ये वाला जो काम कर रहे हैं अपन, वो स्वामी से नहीं लेना, अपन खुद देंगे वो पैसे नगर पालिका निधि से, तो भी ये काम नगर पालिका निधि से किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट भवन या भूमि जल निकास हेतु पाइप या उपकरण का जो भी खर्चा आएगा वो नगर पालिका की संपत्ति समझा जाएगा। मान लो किसी की प्राइवेट नाली बनाई अपन ने, ठीक है, नाली का कुछ मतलब जैसे घर था, ये घर में से ये पाइप लाइन था नगर पालिका से कनेक्ट करने वाले, ये पाइप नगर पालिका ने खुद डलवा दिया खुद के पैसे से, तो इस पाइप, ये जो पाइप है ना, अब नगर पालिका की संपत्ति हो जाएगा ही। तो नगर पालिका चाहेगी उस दिन इसको उठा के ले जाएगी, तोड़ फोड़ होएगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जुर्माना लगाएगी नगर पालिका की। अगर स्वामी ने इसमें तोड़ दिया, इसको उठा के ले गया, तो नगर पालिका स्वामी से वसूल करेगी। एक तरह से नगर पालिका का मालिकाना हक हो जाता है उस पाइप पर। आगे समझ में, तो उसकी बात की जा रही है। तो 215 क्या कहता है कि कुछ मामलों में नगर पालिका स्वामी से कुछ काम न कराकर खुद वो काम करेगी, तो उसमें क्या है, तो नगर पालिका स्वयं करेगी या फिर किसी कंपनी से करवा लेगी, और जो भी खर्चा आएगा उसका 10% एक्स्ट्रा नगर पालिका वसूल कर लेगी। और ये पैसा नगर पालिका खुद भी दे सकती है अगर नगर पालिका ऑर्डर पहले निकाल देती है इस मामले में। और अगर जो भी उपकरण या जो भी पाइप लगाते हैं, अगर नगर पालिका खर्चे लगाया गया है, तो उस कंडीशन में वो सारा का सारा जो उपकरण या वो जो चीज़ है वो नगर पालिका की संपत्ति में रखा जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। यह है 215। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 216 में। ये क्या है, तो जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति। जल प्रणाल मतलब जो वाटर पाइपलाइन है, किसकी बात हो रही है, वाटर पाइपलाइन की बात हो रही है। वाटर पाइपलाइन क्या है, तो ये कौन लेके जाएगा, तो या तो राज्य सरकार का जो पीएचईडी डिपार्टमेंट, आपको पता है पीएचईडी डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स से संबंधित सारा काम यही करता है, पेयजल से संबंधित। तो पीएचईडी राज्य सरकार का जल प्रदाय विभाग, पीएचईडी डिपार्टमेंट के द्वारा ये काम किया जाएगा, या फिर नगर पालिका के द्वारा ये काम किया जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पीएचईडी याद रखना है, नगर पालिका ध्यान रह ही जाएगा हमें, ठीक है। तो ये वाला ध्यान रखना अच्छे से। फिर कहाँ पर ले जा सकता है, तो नगर पालिका के भीतर भी और नगर पालिका के बाहर भी। और किस काम के लिए, क्या, तो पानी के साधन हेतु नई पाइपलाइन लगाना है, और पुरानी है जो मौजूद है उसका ध्यान रखना, उनके मेंटेनेंस का काम करेगा कौन, नगर पालिका या फिर पीएचईडी डिपार्टमेंट। तो आगे समझ में, धारा 216 वेरी इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। वाटर पाइपलाइन का ध्यान रखना है, कौन लगाएगा, तो या तो पीएचईडी लगाएगा या नगर पालिका लगाएगी। नगर पालिका के भीतर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। और किसके लिए लगाना है, पानी की पाइपलाइन लगानी, नई पुरानी कैसे भी लगाना हो, उनके मेंटेनेंस का काम वो सब इनका होता है। बात करते हैं धारा 217 की, व्यावसायिक बहिष्कराव के संबंध में विशिष्ट उपबंध। ये क्या है भाई, देखो, नगर पालिका की परमिशन के बिना आप नगर पालिका नाली में इसका उत्सारण नहीं कर सकते, सीधी बात है भाई। जो भी आपकी, जैसे किसी को फैक्ट्री है और फैक्ट्री का जो भी कचरा पट्टी है, फैक्ट्री या फैक्ट्री में से आप उनकी जो वो अपशिष्ट पदार्थ है वो नगर पालिका नाली में डाल नहीं सकते हो, किसी भी कंडीशन में नहीं डाल सकते, कि अनुमति के बिना नहीं डाल सकते, ठीक है। तो नगर पालिका अधिनियम के उपबंधों, अगर आपको परमिशन लेनी है तो उसके लिए भी क्या चाहिए कि नगर पालिका जो एक्ट है उसके पूरे आपको रूल्स हैं, जो भी शर्तें हैं, उनका पूरा पालन करना होगा। उसी के बाद ही आप नगर पालिका नाली में उसको प्रसारित कर सकते हो, ठीक है, डाल सकते हो। फिर आ जाता है धारा नंबर 218। ये क्या कहता है, तो व्यावसायिक बहिष्कराव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध। ये ऊपर अपन ने क्या पढ़ा भाई, जो व्यावसायिक बहिष्कराव है वो कहाँ कैसे डाला जाएगा, तो
सिंपल है भाई, नगर पालिका के अंदर डालने से पहले परमिशन लेना जरूरी है। 218 क्या कहता है, देखो आप डाल रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यवसाय परिसर के स्वामी को एक नोटिस देता है। क्या, अगर आप व्यावसायिक बहिष्कराव का शोधन किए बिना उसको डाल रहे हो, मतलब या अगर आपको ये डालना भी है ना, ये पानी में नगर पालिका नाली में डालना भी है, तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, उसको प्यूरीफाई करना होता है। जो भी कचरा वगैरह है, जो भी पानी उसमें गिरेगा, उससे पहले उसको फिल्टर करना ज़रूरी है उसको, ठीक है। तो उसका शोधन यंत्र है वो भी आपको लगाना पड़ेगा, और वो पूरी कंडीशंस के साथ होना चाहिए, टाइमली उसको चेक करना है आपको, उसके हिसाब से उसे बनाना है। व्यावसायिक जल निकास है तभी उस नगर पालिका नाली में उत्सारित किया जाएगा। तो 217 और 218 में जो अंतर है ना, वो बहुत बारीक है, वो समझना है। 217 तो ये कहता है कि फैक्ट्री का अगर आपको कचरा फैक्ट्री का जो पानी है अगर आपको नगर पालिका नाली में डालना है, उससे पहले नगर पालिका की परमिशन जरूरी है। 218 क्या कहता है कि डाल तो रहे हो आप, लेकिन वो प्यूरीफाई होके जाना चाहिए, और प्यूरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है इसका ध्यान कौन रखा, नगर पालिका अधिकारी ध्यान रखेगा। वो ध्यान रखेगा कि भाई आपने जो अपने यंत्र लगा रखा है शोधन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए जो भी मशीन लगा रखी है वो सही ढंग से लगा रखी है नहीं लगा रखी है, उसका ध्यान रखना है। उसका निर्माण सही ढंग से, मैनेजमेंट सही ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसके अलावा जो भी कंडीशंस है उसको फॉलो करना है, उसको प्योर, ठीक है। सारी कंडीशंस का ध्यान रखना है, टाइमली उसको चेक करते रहना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। व्यवसायिक जल निकास नगर पालिका नाली में तभी उत्सारित किया जाएगा तब जब वो प्योर होके जा रहा होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 219 पर। यह क्या कहता है, जल प्रणालों नगर पालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे, प्राइवेट नालियों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। अब सिंपल ये देखो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको सिंपल नगर पालिका नाली है उस पर कुछ बनाना है, इसका एक ऐसा है, अपन ऊपर पढ़ गए हैं 219 जैसा ही, देखो अपन ने ये वाला पढ़ा था, नगर पालिका नालियों आदि का अतिक्रमण। इसमें क्या हो रहा था कि नगर पालिका नाली का अपन ज़बरदस्ती मिसयूज कर रहे हैं, उसके ऊपर अपन कोई भवन वगैरह बना, ये है ना, नगर पालिका नाली के ऊपर भवन निर्माण हो रहा है, तब नगर पालिका लिखित नोटिस देगी कि उसे तोड़ दो और 1000 का जुर्माना लगेगा। वैसे 219 देखो ये रहा, सेम लगेगा बिल्कुल। जल प्रणालों या नगर पालिका की नाली पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे, प्राइवेट मार्ग का परिनिर्माण या निर्माण करने नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या करना होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ वहाँ किसकी परमिशन थी, नगर पालिका की परमिशन थी। वहाँ परमिशन के बाद आप, वहाँ परमिशन की बात नहीं थी, वहाँ तो ये था कि आपने बना दिया तो अब तोड़ा जाएगा। यहाँ पे क्या है, परमिशन के बिना आप बना नहीं सकते, आप परमिशन ले लो आप बना सकते हो। अगर परमिशन के बिना नगर पालिका पर नाली पर कोई भी संरचना का निर्माण नहीं कर सकते, चाहे आप रेलवे वाले हो, चाहे भवन वाले हो, चाहे कोई भी हो। ना तो आप भवन बना सकते हो, ना रेलवे लाइन ऊपर से बिछा सकते हो, या ना ही प्राइवेट मार्ग यानी कोई भी रास्ता आप नाली के ऊपर से नहीं बना सकते बिना परमिशन के। अगर आपने ऐसा किया तो सीएमओ साहब क्या करेगा, सीएमओ साहब उस संरचना को हटा देगा, चाहे वो नाली हो, चाहे रेलवे की पटरी हो, चाहे बिल्डिंग हो, ठीक है, उसको हटा देगा। और इसका जो भी खर्चा आएगा इसको हटाने में, वो सारा का सारा स्वामी से वसूला जाएगा बकाया राजस्व के रूप में। किस रूप में, बकाया राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा। तो क्या समझ में आया इसमें, 213 में भी अपन ने ऐसा पढ़ा है कि अगर उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बना देता है, अतिक्रमण करता है नगर पालिका नाली का, तो उसको हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। उसमें मेनली बात थी वो सीढ़ियों वाली होती है। ज़्यादातर अपन ने क्या होता है, नगर पालिका में ये नाली जारी होती है, उसके ऊपर क्या बना देते हैं, सीढ़ियाँ बना देते हैं, या कोई बाथरूम बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी बात होती है वहाँ मेनली। यहाँ पे किसी बड़ी संरचना की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि ये नाली है, नाली के ऊपर आपने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, या फिर उसके ऊपर से रेलवे लाइन ले जाना चाह रहे हो, या उसके ऊपर कोई रास्ता बनाना चाह रहे हो, बड़ी रोड बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो करने से पहले आपको मुख्य नगर पालिका, वहाँ तो किसकी थी, नगर पालिका की परमिशन लिखी हुई थी, यहाँ पे किसकी परमिशन है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की परमिशन लेनी होती है। और अगर आप ऐसा करते हो तो सीएमओ साहब आपको क्या करते हैं, उस संरचना को हटा सकते हैं, और हटाने में जो भी खर्चा आएगा वो सारा स्वामी को देना होगा, बकाया राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा, ठीक है। आज की अंतिम धारा पढ़ते हैं हम, वो है कतिपय मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचित करना। कुछ मामलों में रेलवे प्रशासन को, मान लो क्या हो रहा है, नगर पालिका रेलवे लाइन के आर पार नाली बनाना चाह रही है, मतलब ये रेलवे लाइन बिछी हुई है और इसके आर पार नगर पालिका को पाइपलाइन लेके जानी है, पानी की पाइपलाइन हो चाहे नाली की पाइपलाइन हो, वो आर पार निकालनी है। तो अब अगर मान लो अपन कुछ गड़बड़ कर देते हैं रेलवे की, मान लो ये भाई ऊंचा होता है थोड़ा सा, ऐसे होता है ना रेलवे, तो इसके नीचे से निकालनी होगी अपने को, तो यहाँ पे होल करके आर पार निकालना है तब निकलेगी, ऊपर से तो निकाल नहीं सकते। तो होल करने में गड़बड़ हो गई, ट्रेन धंस गई, ऐसा कुछ हो गया तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए रेल प्रशासन को पहले आपको सूचित करना होगा कि भाई साहब इसके आर पार ले जाना चाह रहे हैं। वो कौन करेगा, तो सीएमओ साहब रेलवे प्रशासन को सूचित करेंगे, और इसका जो भी खर्चा होता है नगर पालिका निधि से दिया जाता है, खुदाई का,
इसको खोदने का, पूरा पाइप सेट करने का जो भी खर्चा है वो सारा नगर पालिका से वसूल किया जाता है। तो क्या समझ में आया इसमें? लास्ट वाला यही कहता है कि अगर आपको रेलवे लाइन के आर पार पाइपलाइन डालनी है तो उससे पहले सीएमओ साहब को रेलवे प्रशासन से बातचीत करनी होगी, उनको बताना होगा भाई ये काम करना चाह रहे हैं, वो परमिशन दे देंगे, उसके बाद होगा। और जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा नगर पालिका निधि से लिया जाएगा। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ा उसका रिवीजन कर देते हैं 2013 से। क्या है? नगर पालिका नालियों का अतिक्रमण, कुछ नहीं है, लिखित नगर पालिका की परमिशन के बिना अगर आप नगर पालिका नाली के ऊपर नाली बना रहे हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 1000 का जुर्माना लग जाएगा। और नगर पालिका के बिना परमिशन के आप भवन निर्माण के कुछ भी ऐसा छोटा मोटा बना रहे हो तो नगर पालिका आपको लिखित नोटिस देगी और उससे तुड़वा देगी। फिर उन नाली को निरीक्षण किया जा सकता है, सीएमओ साहब करेंगे, सूर्योदय सूर्यास्त के बीच किया जा सकता है। और भवन या भूमि पर, किस भवन पर भी किया जा सकता है और भूमि पर भी किया जा सकता है, और खुदाई भी की जा सकती है, लेकिन कम से कम नुकसान के साथ करनी है। अगर निरीक्षण में सब सही पाया जाता है तो जगह को बराबर समतल करने का अधिकार, जो भी खर्चा आएगा वो नगर पालिका खुद देना होता है। लेकिन अगर गड़बड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा स्वामी देगा और साथ ही साथ 10% एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होता है। 215 क्या कहता है? कुछ कार्य स्वामी से न कराकर नगर पालिका खुद करती है, या तो खुद करती है या फिर किसी एजेंसी के थ्रू करवा सकती है। जो भी खर्चा आएगा उसमें 10% एक्स्ट्रा जोड़ के स्वामी को देना होता है, लेकिन नगर पालिका ऑर्डर द्वारा ये सारा खर्चा नगर पालिका निधि से भी वसूला जा सकता है। कोई प्राइवेट नाली या प्राइवेट भवन या भूमि में जल निकास हेतु कोई भी अपन पाइप लगा दी, कोई उपकरण को खर्चा नगर पालिका द्वारा किया जाता है तो नगर पालिका की संपत्ति समझा जाएगा। 216 क्या है? जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति किसके पास? या तो पीएचडी के पास या फिर नगर पालिका के पास है। नगर पालिका के भीतर हो चाहे बाहर, पानी के लिए जो भी पाइपलाइन है उसको मैनेजमेंट करने का काम वो उन दोनों का होता है। 217 व्यावसायिक बहिस्त्राव, तो आपको अगर व्यवसायिक जो भी अपशिष्ट जो नाली है उसका जो पानी है आपको नगर पालिका नाली में डालना है, उससे पहले नगर पालिका की परमिशन लेना कंपलसरी होता है। 218 क्या कहता है? डालना है लेकिन उसको शोधन करके डालना होता है, प्यूरीफाई करके डालना होता है। प्यूरिफिकेशन की जो मशीन्स है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसको मेंटेन प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो सीएमओ साहब आपको क्या करेगा? नोटिस देंगे उनको प्रॉपर रखने का। ठीक है, और जब आप ये फिल्टराइजेशन कर लो उसके बाद ही नगर पालिका नाली में आपको अपना पानी डालना होगा। फिर 219 क्या कहता है? नगर पालिका की बिना परमिशन के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अनुमति के बिना नगर पालिका नाली पर आप कोई भी संरचना निर्माण नहीं कर सकते, या तो भवन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई मार्ग हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो नगर पालिका अधिकारी आपकी उस संरचना को हटा देगा। हटाने का जो खर्च है वो स्वामी से वसूल किया जाएगा बकाया राजस्व के रूप में। 220 क्या कहता है? कुछ मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचित करना होगा। अगर आप रेलवे लाइन के नीचे से क्या ले जाना चाह रहे हो, पाइपलाइन नगर पालिका ले जाना चाह रही है तो सीएमओ साहब पर रेलवे प्रशासन को सूचित करता है और जो भी खर्चा होता है नगर पालिका निधि से वसूल किया जाता है। ठीक है, तो आज हम धारा 220 पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारे साथ 3-4 क्लास और होंगी, जिसके बाद हम ये वाला जो अध्याय है वो कंप्लीट कर लेंगे। और पता है क्लासेस थोड़ी लेट आ रही है, इसका रीज़न है कि मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। बिजी तो क्या है, अभी एक तो सर्दी है और जॉब से आने जाने में पूरा दिन निकल जाता है, और इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं इसको। मुझे पता है मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, आपके कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्लास टाइमली नहीं आ रही है, और अभी क्या क्लास में अकेला ले रहा हूँ तो फिर थोड़ा इसलिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है मेरा इसमें, और थोड़ा फैमिली इश्यू है तो इस वजह से तो नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा टाइमली आपकी क्लासेज रिकॉर्ड करूँ और टाइमली उन क्लासेज को अपलोड कर दूँ। आप जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें। और हाँ, अभी आरएस का नया सिलेबस भी अपलोड हुआ है, उन्हें उसे भी देखें। जो दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं वो आराम से मैनेज की जा सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ नगर पालिका जो एक्ट है वही हमें अलग से पढ़ना होता है। बाकी जो सारा कंटेंट है हमारा दोनों का लगभग सेम है। पार्ट ए वाला तो वो आपका दोनों जगह काम आएगा, और जो एक्ट है उसमें कुछ नहीं। पार्ट बी है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200-250 पेज का है, वो आपको अलग से पढ़ना है। जो योजना है वो भी आपको दोनों जगह लगभग काम आ ही जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप दोनों की तैयारी अपने पैरेलल रख सकते हो, आप रखना चाहते हैं तो ठीक है। और आप अगर एक पे फोकस हो तो आप उस फोकस को कंटिन्यू रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना देखो सिंपल है, जिसके पास दोनों पढ़ सकते हैं या जो ऑलरेडी उसकी आरएस की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको उसमें भी कंटिन्यू रखना चाहिए, साथ में इसमें भी अपना थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अपन यहाँ भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को इसी तरह से मैनेज करो, क्योंकि अभी दोनों की एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि ईओ में अभी तक तो ऐसा कुछ आया भी नहीं है। आरएस के लिए कम से कम सिलेबस तो अपलोड किया है इन्होंने। आरपीएस इस बार आरपीएस कुछ टाइम से अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही है एग्ज़ाम्स को, बस वो पेपर पैटर्न है वो काफ़ी चेंज कर दिया गया है। आरएस में भी आप देखोगे सिलेबस में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, तो उसमें भी आप अपना ध्यान लगाओ। पैटर्न चेंज होने का सबसे अच्छा फ़ायदा नए स्टूडेंट्स को होता है, क्यों? क्योंकि नया पैटर्न है वो सबके लिए नया हो जाता है, तो इस वजह से
तो नए स्टूडेंट को लाभ होगा इसमें, और पुराने भी वो तो एक तो ये हो जाएगा इसमें कि जो भी कोचिंग के आपके पुराने नोट्स है उसमें आपको काफ़ी अपडेट करना होगा, और जो नए पढ़ेंगे उनके लिए वो सारी चीज़ रिफ्रेश हैं, नई है, तो उसे आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो, ले सकते हो, टेक कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों की तैयारी आप प्रिपरेशन चलते रहने दो, कंटिन्यू रखो, और जो भी अलग तैयारी भी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को पूरे जोश के साथ करते रहो कंटिन्यू। और बस मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।